जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और वो संभावित सवाल साथियों देखेंगे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस साथियों संभावित पेपर को देखिएगा। इस पेपर में चारों विषयों का निचोड़ है, हिंदी है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी चेक करिएगा कि आपकी तैयारी साथियों कितनी हो चुकी है और कितनी आपकी तैयारी बाकी है। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि साथियों वह उस वाक्य का यानी कि वाक्य के उस भाग का चयन कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो उसने कपड़े सीने में दक्ष है। यहां पर साथियों उसने नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो साथियों दिक्कत कहां पर है? दिक्कत उसने शब्द में है, इसकी जगह पर वह शब्द आना चाहिए था, वह कपड़े सीने में दक्ष है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साथियों पक्षी का समानार्थी शब्द यहां पर क्या हो सकता है? तो पक्षी को साथियों पखेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पखेरु कहा जाता है। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। रश्मि किसका पर्यायवाची है साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। स्त्री का, बिजली का नहीं साथियों। रश्मि की अगर हम बात करते हैं तो ये किरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है साथियों? किरण का पर्यायवाची है। अगला देखिए, कह के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि कवित्री आपको साथियों बताना है कैसे लिखा जाता है। तो कवित्री की अगर बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए, कह के दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। यहां पर कहां पर दिक्कत है? मैं कहूंगा मालूम मुझे लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है। सही कैसे लिखा जाता है? तो सही साथियों ऐसे लिखा जाता है। यानी कि दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ऑप्शन नंबर बी वाले में। होना क्या चाहिए कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं, ये लिखा हुआ है, मालूम लिखा हुआ है, मालूम होना चाहिए मालूम। तो कुल मिला के दिक्कत ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके विलोम आपको बताने साथियों जटिल शब्द का। तो जटिल की अगर बात करें, जटिल का विलोम क्या होता है? मैं कहूंगा सरल हो जाएगा। क्या जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि कम बोलने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है और ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले का शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपको बताने कि इसमें से स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है। तो स्वादिष्ट की अगर बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है साथियों स्वादिष्ट। राइट आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है इसका? थोड़े पैसों से बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, या थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, या थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो मैं कहूंगा साथियों थोड़े में बहुत कुछ कहना, यही साथियों इसका अर्थ हो जाएगा। किसका? गागर में सागर भरने का। उसके बाद देखिए करके जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको साथियों आशातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आशातीत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा आपसे जा रहा है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में पाजेब डालकर ले गए, या बेड़ियां डालकर ले गए, या घुंघरू डालकर ले गए, या साथियों हथकड़ियां डालकर ले गए। तो यहां पर सबसे सटीक आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यानी कि पूरा वाक्य ऐसे होगा, सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। टेक्स्ट बुक का ग्रांड फिनाले सेल साथियों शुरू हो चुका है। ये ग्रांड फिनाले सेल साथियों 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको साथियों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ साथियों 307 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं फतेह यानी कि FATH फतेह, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसमें आपके साथियों सारे एग्जाम्स के आपको PYQ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथियों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपका SSC GD हो गया। SSC GD की अगर बात करें साथियों, RPF कांस्टेबल का हो गया। मतलब रेलवे के साथियों जितने एग्जाम है, रेलवे के जितने एग्जाम है और SSC के जितने एग्जाम है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथियों सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप ये साथियों लेना चाहते हैं और ये इन्हीं डेट्स में आपको मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हैं। अगला देखिए, अब यहां पर अगर बात करें साथियों, कह रहे कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इस वाक्य में आपको कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल दिक्कत लग रही है साथियों। यहां पर अगर बात करें, इसकी जगह पर आपको बताने क्या आना चाहिए? रविंद्रनाथ जी से भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे? नहीं। रविंद्रनाथ जी
को भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे? नहीं। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे? ये हो जाएगा। यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी वाला आना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए करेंगे सामान्य का विलोम आपको बताना है साथियों क्या होता है। तो सामान्य का विलोम क्या होगा साथियों? विशिष्ट हो जाएगा। क्या सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो अब बाढ़ थोड़ी ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, या गोलियों की चोट के सामने, या गोलियों की मार के सामने, या गोलियों की आहट के सामने। तो मैं कहूंगा गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, यह होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। करके वाक्य के किस भाग में साथियों दिक्कत है, त्रुटि है, ये आपको बताने। देखिए ये समस्त प्राणी मात्र नहीं आना चाहिए था, समस्त भी प्राणी मात्र भी, तो ये दिक्कत इसमें लग रही है साथियों। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, दिक्कत इसी में है। अगला देखिए करके सूर्योदय के पहले के समय को क्या कहा जाता है? बताइए। तो सूर्योदय के पहले के समय को साथियों क्या कहा जाता है? उषा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सूर्योदय के पहले के समय को साथियों उषा काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में मजबूत करवा दूंगा आपके एग्जाम तक साथियों। आप इन चारों विषयों में इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, इतने निपुण हो जाओगे कि एसएससी जीडी वाला एग्जाम तो साथियों आप बहुत आराम से क्रैक कर डालो। ठीक है ना? बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको वो हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो एसएससी जीडी में आता है, जो पूछा जाता है। एक लेवल है एसएससी जीडी का, उससे ऊपर के सवाल नहीं पूछे जाते, उस लेवल तक के साथियों सवाल आपसे पूछे जाते। तो वो लेवल मैं आपका तैयार करवा दूंगा, और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। चलिए, यानी कि अर्जुन के सामने एक ही ध्येय था, मछली की आंख, ये होना चाहिए, या अर्जुन के सामने एक ही मंतव्य था, या एक ही लक्ष्य था, या एक ही उद्देश्य था। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका यहां पर जो होगा वो अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, ये लक्ष्य होना चाहिए आपका आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। तो ये तो कुछ गलत लग रहा है, उसका नहीं आना चाहिए था। क्या मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ये आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था साथियों? उसकी आना चाहिए था। तो साथियों मैं कहूंगा उसकी नहीं है, सॉरी, मेज पर रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं, ये होना चाहिए था। और उसकी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो साथियों एग्जाम फतेह इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि भेड़ बना लेना, क्या साथियों भेड़ बना लेने की जब हम बात करते हैं तो वश में कर लेना इसका मतलब होगा, दीवार में चुनना इसका मतलब होगा, या घोर विपत्ति आना इसका मतलब होता है, या मन में जगह बना लेना इसका मतलब हो। देखिए भेड़ बना लेने का मतलब होता है वश में कर लेना। क्या साथियों? वश में कर लेना। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके उसके पैर में लग गई, क्या लग गई? घुन लग गई, ठोकर लग गई, कांटा लग गई, या टक्कर लग गई, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ठोकर सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि उसके पैरों में लग गई, क्या लग गई साथियों? ठोकर लग गई। ये आपका अगर जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर अगर बात करें, अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो जीके जीएस के साथियों क्वेश्चन यहां पर आप देख लीजिए, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे वैसे साथियों जीएस के यहां पर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन लिए। देखिए कह रहे कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो इस युग को साथियों पूरा पाषाण युग कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नव पाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो साथियों कौन कौन से हैं? कोल्डी हवा है, आप भी जानते हैं, मेहरगढ़ है, और बुर्जोह में, लेकिन कुंतासी नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की जो मसौदा समिति है ना, इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद देखिए कि 1950 में भारतीय संविधान सभा के द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
निर्वाचक सभा पहली बार साथियों मिली? तो कब मिली? अगर आपसे एग्जाम में साथियों ये पूछ लिया जाए तो 1946 में मिली। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो साथियों अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता, भारत का संविधान संघीयता है, बिल्कुल संघीय है। मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है। सत्ता का विभाजन है, बिल्कुल है। उसमें एकात्मक प्रणाली नहीं है, तो मैं कहूंगा यह विशेषता नहीं होगी हमारे संविधान की। उसके बाद देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल के भारतीय संविधान का जो नागरिकत्व है ये धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि जो नागरिकत्व है एक तरीके से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूके देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए कि इनमें से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है? तो किस देश में साथियों ऐसा है? मैं कहूंगा अपने भारत में ऐसा है कि संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, मुझे बताइए। तो जो मौलिक अधिकार है साथियों, मूल अधिकार है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 की अगर बात करें तो इन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। यह सवाल भी साथियों इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो साथियों मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह के कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है? तो किस पुल की बात चल रही है? मैं कहूंगा बोगीबिल पुल की बात चल रही है। अगर इस पुल की हम बात करते हैं तो यह पुल असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट को साथियों आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि लक्षद्वीप द्वीप समूह ये प्रशांत महासागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है या अरब सागर में स्थित है? बताइए। तो ये साथियों अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में है? तो ये कहां पर है साथियों, ये आपको बताना। ये कहां पर है? मैं कहूंगा ये तो मणिपुर में। क्या जो फ्लोटिंग फुमदीस है ना, ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए, करेंगे साथियों कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो दक्षिणतम भाग आपसे पूछा जा रहा है लक्षद्वीप द्वीप समूह का, तो मैं कहूंगा मिनी काय जो है ना, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष साथियों दूरी से संबंधित है। ये दूरी मापता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के द्वारा, सॉरी दूरी मैंने ध्वनि पे लगा दिया, मतलब बोला तो सही लेकिन गलत लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा दूरी यहां पर आंसर हो जाए क्योंकि प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापी जाती है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? तो त्वरण आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। त्वरण आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? इसे घर्षण कहा जाता है। क्या इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसे घर्षण कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहां पर साथियों आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग के सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो पहला साथियों रीजनिंग का सवाल है, कह रहे कि 192 179 है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सबसे पहले कह रहे हैं 192 आया है, फिर 179 आया है, फिर 162 आया है, और फिर आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 120 आना चाहिए, फिर 91 और फिर साथियों 60 आना चाहिए।
तो ये आपको पहचानना है साथियों कैसे ये सवाल आपका यहाँ पर हो सकता है। देखिए अगर 192 में हम कितना घटाएं कि 179 आ जाए, तो मैं अगर बात करूं तो 13 अगर घटाते तो 179 आ जाएगा। 179 में कितना घटाए तो मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से 17 अगर घटाते हैं तो 162 आ जाएगा। अब यहां पर कितना घटाएं और यहां पर कितना घटाएं। अच्छा यहां पर देखते हैं कि 120 में कितना घटाएं कि 91 आ जाए। मैं कहूंगा अगर 29 घटाते हैं तो 91 आ जाएगा। 91 में कितना घटाए कि 60 आ जाए, तो साथियों अगर 31 घटाते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें 13, 17, 29, 31, ये सभी के सभी तो अभाज्य संख्याएं हमें लग रही है। तो 13 के बाद 17 अभाज्य संख्या, 17 के बाद साथियों क्या आ जाती है 19 अभाज्य संख्या आ जाती है, और 19 के बाद साथियों क्या आ जाती है 23 आ जाती है, और 23 के बाद साथियों 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आ जाती है अभाज्य संख्या। तो मैं कहूंगा ये अभाज्य संख्याओं का एक तरीके से क्रम है। क्या अभाज्य संख्याओं का, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 162 में 19 घटेगा तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, तो यहां पर आपका हमारा आंसर आ जाएगा 162 में से 19 घटाएं साथियों तो यहां पर 3 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, और 143 में अगर 23 घटाते हैं तो 120 आ जाना चाहिए। बिल्कुल साथियों 120 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि साथियों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताने के सबसे अलग लॉजिक कहां पर लगा हुआ है। ई आई यू, ओ ई यू, ए ई आई, ओ एन क्यू। आपको देखते ही समझ जाओगे आप कि इसमें सभी के सभी साथियों स्वर हैं, यानी कि वॉवेल हैं। इसमें भी साथियों स्वर हैं और इसमें भी साथियों स्वर है, यानी कि वॉवेल है। किसकी बात चल रही है, वॉवेल की बात चल रही है। ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं, ये साथियों वॉवेल होते हैं, लेकिन यहां पर साथियों एक तरीके से कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है। डी वाला है तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि डब्ल्यू है, खाली जगह है, एटी है, फिर खाली जगह है, फिर डब्ल्यू है, एक्स है, और फिर 2 बार खाली जगह है, फिर क्यू है, फिर 2 बार खाली जगह है, फिर ए टी क्यू है। आपको बताने कि इन खाली जगह में साथियों क्या आ सकता है, बताइए। देखिए अगर यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काउंट करिए। सबसे पहला काम ये करिए, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब मुझसे पहले देने की कोशिश करिए, क्योंकि साथियों ये वो क्वेश्चन है जो 30 से 40 सेकंड के अंदर बहुत आराम से हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ समझा रहा हूं तो इसलिए मुझे हो सकता हो 1 से 1.5 मिनट, और किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी शायद लग जाए, मैथ के क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाए। ठीक है, देखिए इनको सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो मैं कह सकता हूं या तो 5 का पेयर बनेगा या 3 का पेयर बनेगा। 5 का बना गया, जरा 1 2 3 4 5 अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देख रहे हैं सबसे अंत में क्यू आ रहा है, क्यू आ गया, क्यू आ गया तो जाहिर सी बात है यहां पर भी साथियों क्यू आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू एक्स आया है तो यहां पर साथियों एक्स आ जाएगा। तो अब आपका क्या बन गया, डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू, डब्ल्यू एक्स से अब यहां पर ए आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्यू, डब्ल्यू एक्स ए टी क्यू, और डब्ल्यू, ठीक है ना, एक सेकेंड, डब्ल्यू एक्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स आपका आ गया और ए टी क्यू आ गया। अब आपको बताने के यहां पर आपको बताने क्या आ जाएगा, आप जो अपने पेन से लिखा है ना उसको साथियों यहां पर लिख लीजिए, एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स। तो अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक्स क्यू ए टी डब्ल्यू एक्स, ये साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे हैं कि ए पी आई एल को एन डी आर के एल लिखा जाता है, और एस ए आर ओ जे को वी डी टी क्यू एल लिखा जाता है। तो पी डबल ओ जे ए को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है। चलिए तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए ये के की अगर बात करें, इसको थोड़ा सा ये ले लेता हूं। के 11 पर आता है साथियों, ए 1 पर आता है, पी 16 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पर आता है, एन 14 पर आता है, डी 4 पर आता है, आर 18 पर आता है, के 11 पर आता है, एन 14 पर आता है। अब देखिए ये 11 से 14 हुआ है 3 बड़ा है, 1 से 4 हुआ है 3 बड़ा है, 16 से 18 हुआ है अब 2 बड़ा है, ठीक है। फिर 9 से 11 हुआ है 2 बड़ा है, 12 से 14 हुआ है 2 बड़ा है। तो यहां पर अगर बात करें, एस से वी हुआ है 3 बड़ा है, ठीक, और ए से डी हुआ है 3 बड़ा है, आर से टी हुआ है 2 बड़ा है, ओ से क्यू हुआ है 2 बड़ा है, जे से एल हुआ है 2 बड़ा है। यानी कि पहले 3 बार पढ़ना है, इतने में 3 बढ़ना है। तो पी में 3 जोड़ोगे एस आ जाएगा, ओ में 3 जोड़ोगे आर आ जाएगा, तो एस आर आपका हो गया। और अब इसमें 2 2 2 जोड़ना है, तो साथियों क्यू आ जाएगा, एल आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि एस आर एस ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों, एस आर क्यू एल सी, तो ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए
नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे के 6 मित्र हैं, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय। एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर है। कहने का मतलब साथियों ये है कि एक सर्किल मेज बना लेते गोल सी। 6 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इन सब का मुंह किस तरफ है? बाहर की तरफ है। ठीक है, इन सब का मुंह किस तरफ है साथियों? बाहर की तरफ है। पीठ है केंद्र से, केंद्र से क्या है? पीठ है। चलिए क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि मनोज जो है ना, मनोज ये सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है। सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, क्या कि सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है अजय। तो यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए सीमा को अगर हम यहां पर बैठा देते हैं, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में, सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? अजय बैठा है, यानी कि अजय यहां पर आ जाएगा। अजय यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया कि मनोज जो है ना, मनोज ये सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। तो सीमा ये बैठ जाएंगी और नीतू साथियों यहां पर आपके बैठ जाएंगे। नीतू ये हो गए, तो सीमा और नीतू के बीच में कौन है? मनोज है, यानी कि मनोज साथियों यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया है? कहा जा रहा है कि कविता नीतू का पड़ोसी नहीं, यानी कि कविता यहां पर नहीं बैठेंगी। जाहिर सी बात है, कविता यहां पर बैठेंगी, एक ही बचा है। अब यहां पर साथियों कौन बैठ जाएगा? कौन बचा है साथियों? यहां पर विजय बचा है। विजय बचा है तो विजय साथियों यहां पर बैठ जाएगा। अब देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो सीमा कहां पर गई? सीमा कहां पर? सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि सीमा के दाएं तीसरे स्थान पर विजय है। तो विजय हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का है, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी है साथियों काबुल। तो कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए मुझे कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों। कहा जा रहा है आपसे कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं, STUVWX और Y। 5 सदस्य अलग अलग व्यवसायों में, अर्थात शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, नर्स हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े। अब देखिए इसको हम स्किप कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सवाल शुरू कर ले, तो ऊपर कोई खास जानकारी भी नहीं थी। अब यहां पर साथियों जो जो आपसे कहा जा रहा है ना, वो आप करते जाइए। यानी कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। इस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ है। तो इसका विवाह की अगर बात करते हैं, मान लीजिए इसका विवाह साथियों किससे हुआ है? इसका विवाह वाई से हुआ है, पहली बात कही गई है। ठीक है, देखिए अंत में पूछा गया है कि डब्लू की पत्नी कौन है। तो डब्लू की पत्नी आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो शिक्षक विक्षक चिकित्सक वगैरह लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप रिलेशन साथियों निकालिए सिर्फ। क्या कहा जाए? परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। इस चिकित्सक है जिसका विवाह वाई से हुआ, यानी कि इसका विवाह वाई से हुआ है। डब्लू वैज्ञानिक है जो वाई का ससुर है, यानी कि डब्लू जो है ना ये वाई का ससुर है। तो मैं कह सकता हूं कि डब्लू यानी कि इस का पिता कौन होगा? डब्लू होगा। तभी तो साथियों वाई का ससुर हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद कह रहे हैं कि वी और यू एस के बच्चे हैं, यानी कि एस के बच्चे कौन है साथियों? एस के बच्चे एक तो वी हो जाएगा एस का बच्चा, और एक यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों इन दोनों के बच्चे हैं और ये इनके पिताजी हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये 6ठी और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि टी की माँ एक्स है। क्या? टी की माँ एक्स है और एस टी का भाई है। अच्छा भाई, एस जो है ना, एस ये टी का भाई है, यानी कि टी का भाई कौन हो गया? एस हो गया, यानी कि ये पति हो गया, इनका पति हो गया और ये पत्नी हो गई। अभी तक इसमें कंफ्यूजन ये था कि पति पत्नी कौन है। ठीक है, तो टी का भाई हो गया, यानी कि ये पति है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि टी की माँ एक्स है, यानी कि टी की माँ की अगर बात करें तो साथियों एक्स है। अब देखिए ये दोनों भाई भाई हैं, ये इनके पिता हैं, ये इनकी माता है। मैं कहूंगा ये दोनों आपस में पति पत्नी, यानी कि ये पत्नी है और ये पति है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि और डब्लू की पत्नी कौन है? तो डब्लू की पत्नी साथियों कौन है? तो एक्स है। तो डब्लू की पत्नी कौन है साथियों? एक्स है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो कितना आसान था साथियों, कुछ क्वेश्चन में था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ साथियों पूरी क्लास को देखना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इस सवाल को देखिए साथियों, क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि साथियों ये आकृति की अगर बात करें तो जब आकृति ये आप दर्पण में देखेंगे, मान लीजिए यहां पर दर्पण रखा गया है, तो ये आकृति आपको कैसी दिखाई देगी? बताइए।
तो ऐसी साथियों नहीं, ऐसी साथियों नहीं, ऐसी नहीं। देखिए ई का मुंह किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो इस ऑप्शन में इस तरफ हो जाएगा ई का मुंह। ई का मुंह इस तरफ यहां पर है और यहां पर है। लेकिन एन की अगर बात करें तो साथियों एन जो शुरू होगा ना वो इस टाइप से शुरू होगा, ऐसे करके एन शुरू होगा आपका। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, और सवाल का जवाब आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। कहने कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिससे 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए, यानी कि 3 वाले फलक के विपरीत फल आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए एक तो 3 यहां पर है और एक 3 यहां पर है। मैं कह सकता हूं 3 का विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकता, यानी कि 3 का विपरीत 1 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। 3 का विपरीत 2 और 6 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 5 बचा, यानी कि 3 का विपरीत साथियों 5 हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। कौन से क्वेश्चन साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें ना तो ये 48 है, 48 से 32 बनाया गया है, ठीक है। तो 73 से साथियों क्या बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। और जैसे 25 से साथियों यहां पर 10 बनाया गया। देखिए 25 से 10 एक ही हालत में बन सकता है कि अगर इन दोनों की आपस में हम गुणा करा दे, 2 5 की गुणा करा दे तो 10 बन जाएगा। उसी प्रकार 4 और 8 की आपस में गुणा करा दे तो 32 बन जाएगा। 4 8 32। तो मैं कहूंगा इन दोनों की आपस में गुणा कराएंगे 7 या 21 तो 21 बनेगा। अब आपको यह देखना है कि 21 क्या कहीं ऑप्शन में है। देखिए साथियों बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है एकदम बहुत शानदार सभी का कॉन्सेप्ट है और सभी के सवाल यानी कि सभी सवालों की आने की आपकी संभावना है। देखिए कहने कि ए और बी एक साथ काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो जो कहा जा रहा है साथियों वो आप कर लीजिए। ए और बी किसी काम को साथियों 30 दिन में करते हैं, ठीक है। कहने कि ए अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। और अगर ए अकेले उस काम को करता है तो साथियों ये 50 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। यानी कि अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए अब अगला स्टेप हम हमेशा ये करते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर लिखिए जो साथियों 30 से भी कट जाए, 50 से भी कट जाए। तो मेरे ख्याल से साथियों वो 150 नंबर है जो 30 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा। अच्छा पता ये क्या होता है, ये होता है साथियों टोटल काम। ये क्या होता है, ये टोटल काम होता है। अब देखिए 30 की अगर मतलब कितने से गुणा करें 150, यानी कि 30 पंजे 150 हो जाएगा और 50 यहाँ 120 आ जाएंगे। अब कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है और ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। तो साथियों जाहिर सी बात है बी एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है ना। अब यहां पर पूछा यही जा रहा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें टोटल काम पता है 150 टोटल काम है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो जब टोटल काम 150 है, एक दिन में 2 कर रहा है काम, तो मैं कहूंगा 75 दिन ही तो लगेंगे। 75 दिन लगेंगे। तो 75 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपसे पूछा गया था कि बी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो वो मैंने आपको बता दिया साथियों, 75 दिन में पूरा कर पाएगा। अगला देखिए, अब यहां पर अगर साथियों बात करते कह रहे कि सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, और 1200 में एक मेज खरीदी, यानी कि 6 कुर्सियां खरीद के लाया और एक मेज खरीद कर लाया, ठीक है। यानी कि उसने सभी कुर्सियों को और मेज को 7200 रुपए में बेच दिया। यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए देखिए, अगर एक मेज वो एक कुर्सी 800 रुपए की खरीद रहा है और 6 कुर्सियां उसने खरीदी हैं, तो कितने रुपए की 6 कुर्सियां होंगी, 6 छंग 36, 6 42, 6 48, यानी कि 4800 रुपए की वो कुर्सियां लाया है और 1200 रुपए की साथियों वो मेज लाया है। यानी कि वो पूरा सामान कितने का लाया है साथियों, 6000 रुपए का पूरा सामान लाया है। और इस सामान को बेचा कितने में है, 7200 रुपए में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ साथियों, 1200 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ।
यही पूछा था, उसका लाभ कितना है तो 1200 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो यानी कि 1200 को प्रतिशत में बदलना है, लाभ को प्रतिशत में बदलना है। तो किसी को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। और क्रय मूल्य साथियों क्या है, 6000 है। यानी कि इस मूल्य पर तो उसने एक तरीके से उसको ये चीज पड़ी है 6000 रुपए में, और ये उसका विक्रय मूल्य है, 7200 में बेचा है, तो नीचे आपका 6000 आ जाएगा। इन 3 जीरो से ये जीरो, एक ये जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 यानी कि 20 आ गया। मैं कहूंगा 20% उसको प्रॉफिट हुआ। 20% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि साथियों अमित ने विमल को एक अलमारी बेची, 10% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपए में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अगर यहां पर हम मान लें अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा, अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य साथियों मान लीजिए x होगा। क्या अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य मान लीजिए साथियों x होगा, तो x आपने मान लिया, अमित के लिए अलमारी का मूल्य क्रय मूल्य x है। अच्छा विमल के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये x का 10% लाभ पर है ना, तो 110/100 यहां पर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 11x यहां पर 10 आ जाएगा। अच्छा फिर इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया। चेतन के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110% पर बेचा गया 10% लाभ से, तो साथ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 11 की गुणा 11 से करो 121 यहां पर 100 आपका आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब ये ही तो दे रखा है साथियों, यही तो 14,502 है, क्या 14,520 यही तो है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, x का मान निकल जाएगा साथियों, x बराबर क्या आ जाएगा 14,520 और इस 100 की गुणा यहां हो जाएगी और इस 121 की भाग यहां पर हो जाएगी। अब देखिए 11 से कट कीजिए, 11 एकम 11 आ गया और ये आपका कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा, 11 3 33 हो जाए, 11 दूना 22 जीरो आ गया। इसको अगर कट करते हैं साथियों तो देख लीजिए 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो गया, 0 0 0 यानी कि 12,000 आ गया। तो मैं कह सकता हूं अलमारी का, तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना होगा साथियों 12,000 होगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें आपकी हिंदी के साथियों कितने क्वेश्चंस आएंगे, पूरे के पूरे 20 सवाल आएंगे। जीएस की अगर बात करें साथियों आपके पूरे के पूरे 20 सवाल आएंगे। रीजनिंग की जब हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो इस रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ के भी आपके एग्जाम में साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इसकी अगर बात करते हैं तो साथियों टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि 160 नंबर के आपका पेपर होगा, 160 नंबर का पेपर होगा। हमारा जो साथियों टारगेट है, हमारा टारगेट साथियों ये है कि 80 प्रश्न जो आपके आएंगे, 80 प्रश्न में से आपको जो करना है ना साथियों वो 70 प्लस प्रश्न सही करना है। कितने प्रश्न सही करना है, यानी कि 160 में से आपको 140 नंबर का साथियों पेपर हर हालत में करना है, अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, अंतिम रूप से आपको अगर सिलेक्शन चाहिए। तो साथियों हमने जो प्लान बनाया, हमने प्लान बनाया कि आपको हिंदी ऐसी पढ़ा दी जाएगी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 के 20 आपके ऐसे रवा क्वेश्चन साथियों करवा दूंगा कि आप कहोगे कि भाई इन क्वेश्चंस को तो मैं डेली पढ़ता था। सर ने तो एक क्वेश्चन एक एक बार नहीं बल्कि साथियों 5-5 बार 10-10 बार साथियों कराया। आप हर एक एक क्वेश्चन देखोगे ये तो मैंने कई बार करा चुका हूं। ऐसे ही साथियों रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, तकरीबन वही साथियों 90% क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं आपको साथियों पढ़ा ही इतना दूंगा, फिर उसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ। एग्जामिनर भी अगर चाहे कहीं से क्वेश्चंस लेना तो वो कहां से लेगा, ठीक है। तो रीजनिंग का मेरा पूरा मकसद यही कि 20 क्वेश्चन में से 20 आपके सही हो। मैथ का भी साथियों यही है। जीके कहाँ थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है, तो जीके में साथियों 20 सवालों में से अगर आप 12 से 13 प्रश्न सही कर लेंगे तब भी साथियों 70 क्वेश्चन सही करने वाला टारगेट आपका कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस चीज को साथियों आप लोग थोड़ा सा इसको रखेंगे, ठीक है, और ध्यान में रखकर ये सारी चीजें आप लोग जो है ना वो करेंगे। चलिए तो अब हम लोग साथियों बढ़ जाते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल को साथियों देख लेते हैं और आखिर देखते हैं कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। और अगर आपने साथियों मुझसे पहले इसका आंसर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई देखते हैं, कह रहे कि क्या कहा गया है।
ABCD ये 4 मित्र हैं और किसी व्यवसाय में ये 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी कि पैसा लगाते हैं। ये यानी अगर A ने 3 रुपए लगाए तो B ने 7 रुपए लगाए, तो C ने 9 रुपए लगाए, तो D ने 13 रुपए लगाए। इस अनुपात में मतलब पैसा लगाया गया है। यानी कि यदि C के लाभ का हिस्सा 8,910 है तो A और B के लाभ का कुल हिस्सा साथियों कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए C के अगर हम यहां पर बात करें, जो व्यक्ति जिस अनुपात में पैसा लगाएगा, जिस अनुपात में निवेश करेगा, उसी अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, निवेश बराबर क्या हो जाएगा, निवेश बराबर लाभ हो जाएगा, जितना पैसा लगाया गया। तो यहां पर लाभ का तो अनुपात दे नहीं रखा है, पैसे का जो अनुपात दे रखा है ना साथियों, वही हम क्या मान लेंगे, वही हम साथियों मान लेंगे यही लाभ का अनुपात है। यानी कि अगर A ने 3 रुपए लगाए तो 3 ही उसको लाभ होगा। A का लाभ 3, B का लाभ 7, C का लाभ 9, D का लाभ 13। यहां पर कहा गया है कि C को लाभ का हिस्सा 8,910 मिला है, यानी कि C का हिस्सा इसमें 9x दे रखा है। ठीक है, इसको हम x भी मान सकते हैं, 3x 7x 9x। तो C का हिस्सा 9x है और इसका इसमें बताया गया है कि 8910 रुपए है। तो यहां से x का मान निकाल लीजिए, इसमें फिट कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 8910 बटे 9 हो जाएगा, 9 निम 81 हो जाएगा, 9 निम 81 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 990। तो यहां पर हम x का मान 990 आ गया तो हम 3x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक ने कितना पैसा लगाया है, B ने कितना पैसा लगाया, ये निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि A और B का लाभ कितना है। A का लाभ है साथियों 3x और B का लाभ है 7x, यानी कि टोटल मिला के दोनों हो जाएगा 10x। 10x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो x बराबर जब 990 है तो 10x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 9,900 हो जाएगा। तो 9,900 रुपए साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, मैं आपको अच्छे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो एक आयताकार पार्क की बात चल रही है साथियों। मान लीजिए ये एक आयताकार पार्क हो गया और कहने कि अगर 14 मीटर इसकी लंबाई है तो 8 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। 14 मीटर लंबी इसकी लंबाई और 8 मीटर चौड़ी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। कहने के अगर इसके चौड़ाई में, अगर चौड़ाई में एक रास्ता बनाए तो रास्ता कुछ इसी टाइप से तो बनेगा। तो कहने कि इसकी जो चौड़ाई है ना साथियों वो 1 मीटर है, यानी कि ये जो है ना ये 1 मीटर चौड़ी रास्ता है, ये भी 1 मीटर चौड़ी रास्ता है और ये भी 1 मीटर चौड़ी रास्ता है, ये भी 1 मीटर चौड़ी रास्ता। तो कहने कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको निकालने का कैसे तरीका है रास्ते का। आप सबसे पहले एक काम करिए, आप इस जो आयताकार पार्क है ना इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 14 लंबाई है और 14 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है साथियों, एक तरीके से 8 है। ठीक है ना, ये बात साथियों क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बात अगर क्लियर है तो 14 की गुणा 8 से करें क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यानी कि इस छोटे वाले इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 112 मीटर निकलेगा। अब अगर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला जब क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा इसकी लंबाई पता क्या होगी, देखिए ये तो 14 है, एक लंबाई में इधर बढ़ेगा, 1 मीटर इधर बढ़ेगा, तो टोटल साथियों 16 मीटर हो जाएगा। 16 मीटर लंबाई हो गई और 8 तो इसकी थी ना, एक लंबाई इधर बढ़ी, 1 मीटर इधर बढ़ी साथियों, 10 मीटर ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो मैं कहूंगा 16 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 160 इसका क्षेत्रफल हो गया। मैंने कहा था बड़े वाले क्षेत्रफल में से यानी कि 160 में से 112 घटा दीजिए तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आपके सामने जो है ना वो साथियों आ जाएगा। ये बात क्लियर। तो 160 में से 112 घटाएंगे साथियों, 8 और 4 यानी कि 48 मीटर स्क्वायर आपका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा साथियों। जय हिंद का तैयारी आपकी कैसी एक बार जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी के लिए साथियों आप लोग क्या करिएगा, प्ले स्टोर से जाकर टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन को साथियों एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर कुछ व्यवस्था आपके लिए की गई है।
उसके अलावा साथियों जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको फ्री पीडीएफ दी जाएंगी, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी साथियों जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगी, उन चुनिंदा वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपका बेस मजबूत करेंगे, बेसिक आपका मजबूत कर देंगे। और ये क्लास साथियों डेली होगी आपके एग्जाम तक, मैं यही उम्मीद करूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, डेली साथियों इस क्लास को अटेंड करेंगे तो चारों विषयों पर पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी, जम जाएंगे ये समझ लीजिए। और एग्जाम में बिल्कुल एक तरीके से एग्जाम को बहुत आसानी से फतेह आप लोग कर डालेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।